हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एट जोन पटना पे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स और आज इसका 10th लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक है 7.7 फॉस्फाइड। और इसको कैसे लिखते हैं, PH3। तो सबसे पहले फॉस्फाइन की प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहला कैल्शियम फॉस्फाइड से देख लेते हैं और इसके हाइड्रोलाइसिस करा लेते हैं। सबसे पहला कैल्शियम फॉस्फाइड की हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, H प्लस OH माइनस, यहाँ मेटल का प्लस इसका माइनस, और मेटल जो है वो वाटर में जाएगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड ही देगा। ऑब्वियस सी बात है, मेटल जब वाटर में जाएगा तो मेटल का क्या देगा, हाइड्रोक्साइड देगा। और जो रिमेनिंग थिंग हो जाएगी वो हमें क्या दे देगी, PH3। आप क्या करेंगे, आप दोनों को डिसोसिएट करेंगे प्लस माइनस में, H प्लस OH माइनस, मेटल का प्लस और P का माइनस। और मेटल ऐसे भी हमें पता है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका हाइड्रोक्साइड आते हैं, इनको बैलेंस कर लेंगे। क्लियर। तो आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हमने अमोनिया के लिए भी पढ़ा था, बस यहाँ फॉस्फाइड की जगह नाइट्राइट था। क्लियर, तो इसका नाम लिख लीजिए, कैल्शियम फॉस्फाइड। नाउ अगर इसी के जगह, वाटर की जगह मैं एसिड ले लूं, सिमिलरली कोई अलग से रिएक्शन नहीं है। सो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, ब्रेक डाउन कीजिए, डिसोसिएट कीजिए, H प्लस Cl माइनस, कैल्शियम का प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ OH माइनस जा रहा था, यहाँ पे Cl माइनस चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस कर लीजिए। क्लियर है। नाउ सिमिलरली एक और रिएक्शन करेंगे। सिमिलरली जब कैल्शियम का फॉस्फाइड लिया है, मैग्नीशियम का ले लेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैग्नीशियम के नाइट्राइट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। जब अमोनिया का प्रिपरेशन कर रहे थे तो नाइट्राइट, नाइट्रोजन रहता था तो हमें NH3 देता था, फॉस्फोरस है तो हमें PH3 देगा। वहां पे मैंने एक स्पेशल पॉइंट नोट कराया था कि मैग्नीशियम के नाइट्राइट्स थर्मली हाईली स्टेबल रहते हैं। बाकी लोग बिलो 300 डिग्री पे डिकम्पोज कर जा रहे थे, पर ये थर्मली स्टेबल रह रहा था नियर अबाउट 2000-3000 केल्विन तक। तो इसका भी हाइड्रोलाइसिस कर लीजिए, क्या मिलेगा देखिए, प्लस माइनस H प्लस OH माइनस, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और साथ में मुझे क्या मिल जाएगा, फॉस्फीन बैलेंसिंग फैक्टर। सो अल्टीमेटली इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, हमने अपना फॉस्फीन प्रिपेयर कर लिया। क्लियर, प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर सा रहा। नाइट्राइट की जगह फॉस्फाइड लेना शुरू कर दिया हमने, फॉस्फाइड लिया इसलिए फॉस्फीन, नाइट्राइड लेते तो अमोनिया बनता। सो यहाँ कैल्शियम फॉस्फाइड प्लस माइनस H प्लस OH माइनस, मेटल का हाइड्रोक्साइड फॉस्फीन, प्लस माइनस मेटल के साथ है क्लोराइड और PH3। यहाँ भी प्लस माइनस H प्लस OH माइनस, मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड PH3। क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन और भी इंटरेस्टिंग है, वो देखिए, एक्चुअली लैब मेथड भी है। इसको कहते हैं बाई डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने कहाँ पढ़ा है, फॉस्फोरस में पढ़ा है। व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस के बीच में ये डिस्टिंग्विशन टेस्ट था कि अगर अल्कली NaOH के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराऊं तो व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्शन करके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देता था, वेरेज रेड फॉस्फोरस रिएक्ट नहीं करता था। तो इससे दोनों के बीच में डिस्टिंग्विशन हो जाता था बिटवीन व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। सो सेम रिएक्शन है, चलिए देखते हैं क्या है। फॉस्फोरस बेसिक मीडियम में, NaOH एक्वस मीडियम, पानी भी रहेगा, और हमें क्या देता था, फॉस्फीन दे देता था। अब जरा ध्यान से पहले इसके बैलेंसिंग फैक्टर देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां समझने की कोशिश करेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ व्हाइट फॉस्फोरस में कि जब उसको बेस में एक्वस मीडियम में डालते हैं तो फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलता है।
क्लियर। अब यहाँ पे क्यों डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है ये समझने की जरूरत है। तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोजन +1 3 टाइम +3 इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज -3। यहाँ पे देखिए फास्फोरस का निकालना है ऑक्सीजन -2 2 टाइम्स -4, इधर से +1 एंड +2, सो -4 से +3 हट गया, +2 नेट। यहाँ देखिए सोडियम +1 हाइड्रोजन +1 2 टाइम्स, सो +2 टोटल +3, यहाँ से ऑक्सीजन -2 2 टाइम्स -4, सो +3 और -4 मिलकर क्या हो जाएगा -1, सो इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा +1। क्लियर है। अब देखें यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जब मैं 0 से फास्फोरस को देख रहा हूं तो डिक्रीज कर रहा है। फास्फोरस 0 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करा रहा है, तो फास्फोरस का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, बिकॉज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। सेम फॉर फास्फोरस अंडरगोइंग 0 to +1, दैट मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। सो फास्फोरस undergoing reduction as well as phosphorus undergoing oxidation is known as disproportion reaction। अगर similar element undergo oxidation as well as reduction, so disproportion होगा। अगर अलग अलग element होते हैं undergoing oxidation and reduction, तब वो redox होता, but this is the disproportion reaction। तो इस reaction में भी हमने क्या बना लिया है, फॉस्फीन बना लिया, बट ये फॉस्फीन कैसा रहेगा, इम्प्योर रहेगा। तो इसको प्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने देखा हुआ है ड्रैगोस रूल में, या इस पे लोन पेयर है तो बेस वीक है लेकिन बेस है। अगर इसमें इम्प्यूरिटी है तो हम इसको क्या करेंगे, ये बेस है, एक एसिड में HI में एब्जॉर्ब करा लेंगे, और HI क्या करेगा कि फॉस्फीन को एब्जॉर्ब कर लेगा और इम्प्यूरिटी को छोड़ देगा। बात को जरा ध्यान से समझिएगा, क्या करने की कोशिश कर रहा है। बाय दिस डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन व्हाटएवर वी गॉट दिस फॉस्फीन इज इम्प्योर इन नेचर। नाउ वी नीड टू प्यूरिफाई इट। इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई इट वी नीड टू सोक इट विद द एसिड। व्हाई एसिड, बिकॉज फॉस्फीन इज द बेस। फॉस्फीन भले ही वीक बेस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहले भी हमने ड्रैगोस रूल में कर लिया है कि विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया ये वीक बेस है, इवन दो अमोनिया इज आल्सो वीक बेस, अमोनिया इससे स्ट्रॉन्ग था। क्लियर नाउ, बट दैट पॉइंट कीप अपार्ट नाउ हम कह रहे हैं कि ये जो फॉस्फीन बना, जो कि बेसिक नेचर है, लोन पेयर है, इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, या एसिड से रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट आ जाएगा, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, दैट इज नॉट ए बिग डील। बट अगर ये बेस है, सो हम इसको HI एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो HI को इसने HI ने इसको एब्जॉर्ब कर लेना है बेस को, और इंप्यूरिटी बाहर रह जाएगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इंप्यूरिटी बाहर रह जाएगी, उसके बाद जब उस एसिड से मैं इसको निकाल लूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है हमें अब नेक्स्ट, इस PH3 को कहां ले जाना है, HI के साथ, और हमें क्या मिल जाएगा, PH4I, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये क्या हमारा फॉस्फोनियम आयन है। फॉस्फोनियम आयन नहीं है, यहाँ आयोडीन लगा हुआ है, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड है। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब इससे हमको हमारा PH3 अलग करना है, इससे हमको हमारा PH3 अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इस PH4I पे, फॉस्फोनियम आयोडाइड पे हम KOH डाल देंगे। जनरली KOH ही लिखते हैं, पर अल्कोहलिक KOH लिखेंगे, KOH लिखने से भी आपका काम चलेगा। अब ये KOH क्या करेगा, यहां से देखिए अपना प्लस माइनस में ब्रेक डाउन होकर KI ले लेगा। एक चीज तो क्लियर दिख रही है कि KI निकल जाएगा, दूसरा क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। सो क्या निकल गया KI के बाद, वाटर, और हमारा PH3 फॉस्फेट। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जब मैंने फास्फोरस को, व्हाइट फास्फोरस एक्चुअली जब बेस के साथ रिएक्ट करता है एक्वस मीडियम में, तो फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड दे देता है। क्या दे देता है हमको, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड दे देता है। क्लियर नाउ, अब क्या हो रहा है कि यहां से इस जो PH3 हमने पाया ये इम्प्योर था, इसको प्योरीफाई करने के लिए, सिंस ये बेस है, तो मैंने इसको एसिड के साथ एब्जॉर्ब करा दिया, और एसिड ने फॉस्फीन को तो एब्जॉर्ब कर लिया, इम्प्यूरिटी को छोड़ दिया। अब ये नया कॉम्प्लेक्स जो हमें सॉल्ट मिला PH4I, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, इसने इसके साथ PH4I बना दिया, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना दिया। इससे मुझे फॉस्फीन को बाहर निकालना है, तो मैंने इसका रिएक्शन KOH से करा दिया। अब यहां से K क्या टूटेगा, K+I-,
फिर OH माइनस जो बचा हुआ है एक वाटर के साथ निकल जाएगा और मेरा फॉस्फीन हमको मिल जाएगा। अब ये जो फॉस्फीन है हमारे प्योर फॉर्म में है, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, हमें ध्यान रखनी है कि वी आर गोइंग फॉर द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन फॉर द व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस ये रिएक्शन देता है और रेड नहीं देता है, ये डिस्टिंग्विशन टेस्ट है। सो ऑब्वियसली इट इज अ व्हाइट फास्फोरस अंडरगोइंग द बेस और एक्वस मीडियम में रिएक्शन। फॉस्फीन जो मिला वो इम्प्योर है, अब इसको प्योर करना है। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्यों था, क्योंकि सेम फॉस्फीन रिडक्शन सेम फॉस्फीन ऑक्सीडेशन, सो डिस्प्रोपोर्शनेशन। अब इस फॉस्फीन को प्योर करने के लिए सिंस इट इज बेसिक नेचर एसिड में एब्जॉर्ब कर दिया, एसिड ने फॉस्फीन प्योर को एब्जॉर्ब कर लिया और इंप्यूरिटी को बाहर छोड़ दिया। अब इसको, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये क्या अभी भी स्टिल अनस्टेबल प्रोडक्ट है, ये अनस्टेबल है। अब इसको एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करा देंगे ताकि मेरा K प्लस I माइनस के साथ Ki निकल जाए, OH माइनस जो बचा एक एक्स्ट्रा H के साथ वाटर निकल जाए और मेरा प्योर फॉस्फीन मिल जाए। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। लेबोरेटरी मेथड भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नाउ वी विल मूव फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वन बहुत ही सिंपल, हमने पहले भी किया हुआ, अगर आपको याद होगा तो। कहाँ किया है अभी पता चल जाएगा। बैलेंसिंग फैक्टर 3 4 4 3। नाउ देखिए इस रिएक्शन को हमने कहाँ किया है, यही रिएक्शन हम एग्जांपल में लेते हैं जब जनरली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज द फाइन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां भी चेक कर लीजिए, फास्फोरस -2 3 टाइम्स -6 +3, सो -3 हो गया। बैलेंस करने के लिए कहां पे आ गया +3, ध्यान से देखिएगा। -2 3 टाइम्स -6 +1 3 टाइम्स +3, ओवरऑल -3, बैलेंस करने के लिए +3 +1 3 टाइम्स +3, सो बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रलाइज या बैलेंस -3, -2 4 टाइम्स -8 +3 हट गया -5, तो बचा क्या +5। जरा ध्यान से देखिए, +3 से -3 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, +3 to +5 increase in oxidation number oxidation. So phosphorus is undergoing reduction as well as oxidation. So this is the example of disproportionation reaction also, whereas I am also getting the phosphine. समझ में आया? It is a pretty very simple example. Generally whenever we are introducing the disproportionation reaction to the students, then we'll give this example in order to understand, make their understanding very clear. क्योंकि phosphorus यहाँ +3 स्टेट में, यहाँ -3, यहाँ +5, so एक बार reduce एक बार oxidize. So this is also a fine example of disproportionation reaction. Clear? Now we'll move for the last one. From diphosphane, ये क्या होता है P2H4। P2H4 की कहानी देखिए कैसी है, PH, ये क्या होता है, सनलाइट के भी डाल देने से डिकम्पोज हो जाता है, लाइट सेंसिटिव होता है, तो सनलाइट भी डाल देने से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होगा तो हमें क्या दे देगा, फास्फोरस। अब देखिए सारी कहानी 1 बाय 1 कर लेते हैं रिवीजन, ताकि हमारा पूरा प्रिपरेशन एक साथ 1 स्क्रीनशॉट में आपका क्लियर हो जाए। नाउ द फर्स्ट वन, कैल्शियम फॉस्फाइड, वाटर डाला, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, प्लस OH, मेटल का हाइड्रोक्साइड, फॉस्फीन मिल गया। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ वाटर HCl है, तो H+Cl- मेटल के क्लोराइड और हमारा फॉस्फीन मिल गया। सेम कैल्शियम मेटल की जगह मैग्नीशियम ले लिए और सेम रिएक्शन आ गया, मेटल का हाइड्रोक्साइड, फॉस्फीन। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिया जो हमने पढ़ा हुआ है व्हाइट फास्फोरस में कि बेस के साथ एक्वस मीडियम में फॉस्फीन और NaH2 PO2 देता है, विच इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, बट ये फॉस्फीन इम्प्योर है। मुझे अगर इसको प्योर करना है तो मुझे ये बेसिक नेचर है, एसिड में एब्जॉर्ब कराना होगा, प्योर वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा, इंप्यूरिटी बाहर रह जाएगी। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है फॉस्फोनियम आयोडाइड, इसको इससे फॉस्फीन निकालने के लिए अल्कोहलिक KOH या सिंपल KOH से रिएक्शन करा देंगे, तो Ki +- यहाँ का OH वाटर के साथ H के साथ वाटर और फॉस्फीन जो मिलेगा अब प्योर है। द नेक्स्ट वन इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्लियर? तो इसमें भी कुछ भी नहीं हो रहा है हमारा, फास्फोरस अंडरगोइंग रिडक्शन, फास्फोरस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन।
द लास्ट वन फ्रॉम डाइफॉस्फेन, डाइफॉस्फेन क्या होता है P2H4, P2H4 PH2 PH2, और डाइफॉस्फेन में क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट डालते हैं टूट के हमें फॉस्फीन दे देगा और P4 निकल जाएगा। तो इसके साथ हमने क्या कर लिया, ये जो फॉस्फीन है याद रखिएगा किस कलर का होता है, रेड, और ये वाला जो हमने लिया है, सॉरी ये जो फास्फोरस है और ये हमने जो लिया है वो व्हाइट ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट वाला ही रिएक्शन करेगा और रेड वाला रिएक्शन नहीं करेगा, हमने डिस्टिंग्विशन में भी देखा हुआ है। क्लियर है? सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, विल रब इट एंड विल मूव फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। So after the preparation of phosphine, now we are moving for the physical properties. So सबसे पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये ऐसा गैस है जो कलरलेस है, तो कलरलेस गैस, और इसमें स्मेल आती है रॉटन फिश स्मेल। आपको याद होगा कि इस ग्रुप का हमने नाम क्या रखा हुआ था, नाइट्रोजन ग्रुप का एक नाम होता है और निकोजन फैमिली। निकोजन का मतलब क्या रहता था याद कीजिए, जो सफोकेटिंग ऑर्डर दे, सफोकेटिंग ऑर्डर, जैसे दम घुटने टाइप का गला चोक हो तो चोक क्या करे, हमें चोक करे गले को। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए रॉटन फिश स्मेल है, गले को चोक करेगा तो नेचर इसका कैसा रहेगा, पॉइजनस रहेगा। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया हुआ है ड्रैगोज रूल में, जब हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे। ड्रैगोज रूल में हमने क्लियर किया हुआ था कि नाइट्रोजन जो हाइड्राइड बनाता है NH3 और ये PH3, इनके हाइब्रिडाइजेशन की कंसीडरेशन होती है, जबकि बाकी सारे आरसीएन एस्टिबिन इन लोगों की लोन पेयर की कंसीडरेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की कंसीडरेशन नहीं होती है, सिर्फ इसकी हाइब्रिडाइजेशन की कंसीडरेशन होती है। इनमें सिंपल ओवरलैपिंग होता है, ये ड्रैगोज रूल में मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां जाके आप रेफर करें। इस कारण इसका एस कैरेक्टर तो 25% आ जाता था, पर इनका जो इन्वॉल्विंग रहता था एलोंग एक्सिस, तो यहां से हमने इनके इन्वॉल्वमेंट निकाला था तो सिर्फ 6% आ रहा था और 94% प्योर फॉर्म में थे। सो ये एस कैरेक्टर 25 था, ये न्यूक्लियस से कम कनेक्टेड था विद रेस्पेक्ट टू 94, तो इसके लोन पेयर थोड़ा फ्री थे घूमने के लिए, इनके लोन पेयर स्लाइटली फ्री था, ऑलमोस्ट फ्री नहीं थे। इस लोन पेयर के फ्री नहीं होने के कारण इसका बहुत प्रॉब्लम हो गया था, वाटर से रिएक्शन मुश्किल हो गया था, लिगेंड बनना मुश्किल हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मुश्किल हो गया था, और इसका फायदा अमोनिया ने उठाया था। अमोनिया का लोन पेयर जो था फ्री था, ये सब हमने ड्रैगोज रूल में देखा हुआ है। तो जब इसके लोन पेयर थोड़े बाउंडेड है तो ऑब्वियसली वाटर में इनके सॉल्युबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। स्लाइटली सॉल्युबल मतलब करीब करीब इनसॉल्युबल। सो ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है, बहुत थोड़े से अमाउंट को घुलते हैं। जब ये प्योर होते हैं तो इनमें इनफ्लेमेबल होते हैं, जब प्योर फॉर्म है तब इनमें जलन आग नहीं लगेगी, ज्वलनशील नहीं रहेंगे, बट स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, लेकिन एयर में फ्लेम आग भी लगेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी का आगे यूज करेंगे हम लोग होम स्क्रीन में, स्मोक स्क्रीन में, वहां पे हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ ब्लू कलर से कलर चेंज कर दिया है। जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं तो ये इनफ्लेमेबल होते हैं, नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं, बट जैसे ही ये इनमें इम्प्यूरिटी आ जाएगी, ये P2H4 एंड P4 वेपर्स के प्रेजेंस में इनमें आग लग जाता है, फ्लेमेबल होते हैं, और तुरंत ही एयर में आग लग जाता है, जिसके कारण इस स्पॉन्टेनियस फ्लेमेबल स्पॉन्टेनियस कंबशन का यूज करके हम इसको होम स्क्रीन में अभी आने वाले थोड़ी देर में यूज करेंगे। द सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन वाटर इज हाईली अनस्टेबल। PH3 को जब वाटर में डालेंगे तो ये बहुत ही अनस्टेबल होगा, इसका भी यूज करेंगे हम लोग। ये 2 पॉइंट अभी ध्यान से रखिएगा, जब होम सिग्नल करेंगे ये सारे पॉइंट्स काम में आने वाले हैं। जनरली ये आग नहीं लगता है, लेकिन P2H4 और P2H4 की इम्प्यूरिटी P4 वेपर्स रहेंगे तो इसमें आग लग जाता है, और तुरंत ही हवा में आग लग जाता है। और जब इस फॉस्फीन को पानी में डालेंगे तो वहां अनस्टेबल होता है और तुरंत ही टूट के मुझे क्या दे देगा, रेड फास्फोरस NH2। क्लियर है? तो अब इस 2 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज हम करने जा रहे हैं होम स्क्रीन में थोड़ी देर में। तो अब हम इसको रब करेंगे एंड विल मूव फर्दर फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टी, now chemical. So after the physical property, now we are moving for the chemical property of the phosphine. अब सबसे पहले इसमें हमें क्या प्रूफ करना होगा कि PH3 क्या है, किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। और इस चीज को प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैं किसी एसिड से रिएक्शन करा लेता हूं, अगर वो सॉल्ट देके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो कर देता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बेस है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या ले लेता हूं, PH3,
और मुझे पता है पर मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं कि बेस है, तो मैं एक एसिड के साथ इसको रिएक्शन करा दे रहा हूं, हेलोजन एसिड HX क्या बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा एसिड, ये क्या हमारा सॉल्ट। अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है तो खुद क्या होगा, खुद बेस ही होगा। क्लियर हो गया। तो बेसिक नेचर तो मैंने इसका क्लियर कर दिया। अब बेसिक नेचर के बाद क्या देखेंगे कि ये वीक है, वीक बेस है। कैसा बेस है, वीक बेस है। ये सारा काम हमने अमोनिया NH3 के लिए किया हुआ है, अब PH3 के लिए कर रहे हैं। तो सिंस अब वीक बेस कैसे प्रूफ करते हैं, तो जनरली अमोनिया में तो मैंने आपको Kb के वैल्यू बता दी थी 20 और भी बहुत सारे रास्ते थे, बट यहाँ पे वीक बेस प्रूफ करने का वहां भी वही काम किया। सबसे सिंपल, हम इसको रिएक्शन करा के देखेंगे, अगर प्रिसिपेट दे रहा है तो वीक बेस होगा। इसमें पीपीटी नहीं बनना चाहिए, अगर पीपीटी बना तो बेस वीक होगा। तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन मैं इसकी कॉपर सल्फेट के साथ करा देता हूं। PH3 का क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये प्रिसिपेट बन गया। क्लियर। अगर प्रिसिपेट बना दैट मीन्स उसे कंफर्म हो गया कि ये जो PH3 है कैसा बेस है, वीक बेस है, नहीं तो प्रिसिपेट नहीं बनता। बैलेंसिंग फैक्टर देख लीजिए, क्लियर क्लियर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या होगा। अब मैंने अभी लिया था इसको कॉपर सल्फेट के साथ, अब नाइट्रेट के साथ ले लेता हूं, या Ag के नाइट्रेट के साथ ले लीजिए और रिएक्शन करा दीजिए फॉस्फाइन से। क्या बनेगा, Ag3P। ये तो इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, और मुझे क्या मिल जाएगा, जब यहाँ SO4 था तो मुझे H2SO4 मिला है, तो NO3 है तो मुझे क्या मिल जाएगा, HNO3। ये यहाँ प्रोडक्ट यहाँ बदलने से मेरे मेन प्रोडक्ट पे असर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे प्रिसिपेट चाहिए और प्रिसिपेट मिल रहा है, साथ में कौन सा एसिड मिले उससे इस रिएक्शन पे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले मैं बैलेंसिंग कर दूं, यहाँ 2H 3H, कुछ तो गड़बड़ है, 3 से हो गया, देखिए 3 से, सो 3AgNO3 और यहाँ से H भी 3 टाइम्स आएगा। क्लियर, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ इसकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ मेनली मैंने क्या आपको प्रूफ करने की कोशिश की है, मैंने आपको प्रूफ करने की कोशिश की है कि अगर मैंने कॉपर सल्फेट लिया तो कॉपर का यहाँ से P2 के साथ बना प्रिसिपेट और यहाँ से Ag का बना प्रिसिपेट। यहाँ जो SO4 था वो यहाँ से हाइड्रोजन लेके H2SO4 गैस बनेगा, H2SO4 बनेगा एसिड, और यहाँ से जो NO3 है यहाँ से H लेके HNO3 बनेगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या रहा, ये प्रिसिपेट। अगर इन्होंने पीपीटी बनाया है, इससे ही कंफर्म हो गया कि हमारा बेस कैसा है, वीक बेस है। क्लियर है। और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, PH3 को हीट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। PH3 क्या क्या में टूट सकता है, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, और क्या टूट सकता है। एक रिएक्शन हमने यहाँ थोड़े यहाँ किया हुआ है, देखिए PH3 को HX के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या आएगा। क्लियर। तो ये भी हमारा एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन से मैच कर लीजिए, यही हाइड्रोजन एसिड है HX, X की जगह हमने ब्रोमीन लिया। क्लियर। तो सारी जब प्रॉपर्टीज की बात चल रही है तो सबसे पहले मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि इट इज द बेसिक इन नेचर। कैसे, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। वीक बेस कैसे, कॉपर सल्फेट के साथ दिखाया प्रिसिपेट दे रहा है, Ag सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ दिखाया प्रिसिपेट दे रहा है, और अगर प्रिसिपेट देता है तो वीक बेस होता है। और एक प्रॉपर्टी दिखाया, PH3 को थर्मली हीट किया तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस में टूट गया। PH3 को हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन किया, PH4X। क्लियर। एक और रिएक्शन देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। PH3 को अगर N2O से कर दें, PH3 को अगर मैं N2O से रिएक्ट कर दूं तो आपको पता है कि N2O क्या होता है, N2O हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसे पता चलता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहां से क्या होगा, H3PO4 बन जाएगा,
और यहाँ से और कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ हुआ क्या है, PS3 हाइड्रोजन +1 3 टाइम्स +3, सो बैलेंस करने के लिए -3, -2 4 टाइम्स -8 +3 -5 इन ऑर्डर टू बैलेंस +5। फॉस्फोरस -3 से +3 जा रहा है, -3 से -3 से +5 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड N2O being the oxidizing agent, it is oxidizing. N2O being the oxidizing agent, it is oxidizing others. अपने को रिड्यूस करेगा तभी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। चेक कीजिए खुद का स्टेट, -2 2 नाइट्रोजन +2, सो 1 नाइट्रोजन +1, यहाँ पे 0, सो +1 से नाइट्रोजन 0 आ गया, यानी नाइट्रोजन का क्या हो गया, डिक्रीमेंट, रिडक्शन। तो N2O सेल्फ रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होके इसने अपना एसिड दे दिया। क्लियर है? सो विद दिस वी हैव डन द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने बेसिक नेचर को प्रूफ किया, वीक बेस का नेचर कंफर्म किया, हीट करने के बाद उनको डिकम्पोज किया, हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज किया। इसके साथ अब कुछ है जैसे होम सिग्नल, स्मोक स्क्रीन, उनको यूजेस में भी पढ़ सकते हैं, बट उनके रिएक्शन को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन सिंपली मेंशनिंग दैट इट इज गेटिंग यूज्ड इन द होम सिग्नल एंड स्मोक स्क्रीन। तो यूज में आप लिख लेंगे, बट मैं इसको प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा देता हूं, क्योंकि उनके सारे रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं यही हमारे प्रॉपर्टीज के रिएक्शन है, और वो कैसे आएंगे इसको रब करके उसको पढ़ा देता हूं मैं प्रॉपर्टीज में, आप उसको यूज में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके उसका यूज ही होगा। तो पहले इसको रब करते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द होम सिग्नल। होम सिग्नल एक्चुअली क्या है, जब समुद्र में जहाज चल रहा होता है तो वहां पे जब उसको कभी जरूरत पड़े, जैसे किसी दूसरे जहाज को सिग्नल करना हो या कोई इमरजेंसी हो, तो वहां पे उसे, आजकल तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे हेडलाइट है, तो पहले के जमाने में जब इतना नहीं था तो होम सिग्नल का यूज किया जाता है जब कोई शिप को अपने अगल बगल नियर बाई लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना हो, जनरली इन केस ऑफ इमरजेंसी कि यस आई एम रीचिंग देयर, यू कैन हेल्प मी आउट, उस केस में होम सिग्नल का यूज किया जाता था। अभी जब हमने फॉस्फीन के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट लास्ट के दोनों याद करने के लिए बोला था कि जनरली ये जलता नहीं है, बट इम्प्यूरिटी रहती है उसके अंदर तो जलता है, और ये स्पॉन्टेनियस एयर में कंबसन करता है, तो ड्यू टू दिस नेचर के कारण इसको होम सिग्नल में यूज किया जाता है। नाउ यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बाइड है और यहाँ पे हमारा फॉस्फाइड है, तो यहाँ कार्बाइड और फॉस्फाइड दोनों को एक ड्रम में रखा रहता हुआ, और जब जरूरत पड़ती है तो उसके कैप को ओपन करके, ढक्कन खोल के पानी में डाल देते हैं, क्योंकि समुद्र वाले जहाज को यूज करना है। तो क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फाइड के जो जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका कैप ओपन करेंगे और नीचे डाल देंगे समुद्र में, पानी से हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस इनका कैसे होगा, यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 1 by 1। पहले कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कैसे टूटेगा, +-H+OH-, सो मेटल के हाइड्रोक्साइड, और मुझे कौन सी गैस मिल जाएगी, एसिटिलीन गैस मिल जाएगी। कौन सी गैस मिल जाएगी, एसिटिलीन। C2H2 क्या होता है, देखिए ये C2H2, तो ये क्या, कौन सी गैस है, एसिटिलीन। और ये कैसा गैस रहता है, ये जलता है, फ्लेमेबल गैस होता है, खुद जलता है, फ्लेमेबल गैस होता है। और जब मैं फॉस्फाइड की हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो यहाँ भी सिमिलरली H+OH- कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और मुझे यहाँ फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। तो ये तो जलेगा, फ्लेमेबल होगा, और ये मुझे उसमें धुआं देगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि PS3 जब जलता है तो PS3 में जो इम्प्यूरिटीज रहती है P2O4 की, जिसका डाइमर P4O10 बनता है, और P4O10 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, दोनों मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको, P4O6 एंड P4O10। P4O6 में भी व्हाइट कलर था, P4O10 में भी व्हाइट था। P4O6 में गार्लिक ऑर्डर, P4O10 में प्योर में ऑर्डरलेस, इम्प्यूरिटी में जब P4O6 की इम्प्यूरिटी आती थी तो उसमें भी गार्लिक ऑर्डर आ जाता था, पर इसका कलर जो था व्हाइट डेंस फ्यूम्स था, क्लाउडी अपीयर्स, तो इसके कारण यहाँ पे क्लाउड्स आ जाएंगे, डेंस फ्यूम्स के, स्मोक, तो ये जलाएगा फ्लेमेबल और ये धुआं देगा। तो इससे लोगों को एक आतिशबाजी तरह की हो जाएगी, ताकि उनको पता चल जाएगा कि लाइट भी आ रहा है और साउंड इफेक्ट भी आ रहा है, तो एक तरह से आतिशबाजी हो गई, जैसे क्रैकर्स जला। तो ये दोनों एक कंटेनर में रहते हैं, बस उनके कैप को ओपन करके पानी में डालना है, पानी में डालते दोनों का इंडिविजुअल हाइड्रोलाइसिस H+OH- मेटल का हाइड्रोक्साइड एंड द रिमेनिंग थिंग हेयर एसिटिलीन एंड हेयर फॉस्फीन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देंगे, तो ये दोनों ही गैस हैं, ध्यान से देखिए, दोनों ही हमारे किस नेचर के हैं, दोनों ही गैस हैं।
एसिटिलीन आपको याद होगा हमने ऑक्सो एसिटिलीन फ्लेम में यूज किया था वेल्डिंग पर्पस के लिए, तो हाईली लाइट देता है, बहुत ज्यादा लाइट देता है और हाईली कंबस्टेबल भी होता है क्योंकि बहुत इन्फ्लेमेबल है, बर्न करेगा। और यहाँ से जो फॉस्फीन मिला वो फॉस्फीन में जो इम्प्यूरिटीज रहती है उसके कारण P4O10 का इसमें व्हाइट क्लाउडी डेंस फ्यूम्स आता है, तो एक धुआं देगा, एक आग लगाएगा, मतलब एक तरह की आतिशबाजी हो जाएगी। और नियर बाई लोगों को टाइटैनिक मूवी में आपने इसका यूज देखा होगा। अब बन गया क्या, यहाँ से देखिए हमारा PH3 और एसिटिलीन, तो यहाँ पे ये हमारा हैशटैग, ये डबल हैशटैग, देखिए PH3 यहाँ से हैशटैग आ गया और यहाँ से डबल हैशटैग आ गया। सारे रिएक्शन को समझना है, रटने की कोई जरूरत नहीं करनी है। और जब ये होगा, मैंने बोला है कंबस्टेबल है, फ्लेमेबल है, बर्न करेगा और ये धुआं देगा, तो एक ब्राइट ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस्ड होगा और अगल बगल वाले लोगों को एक सिग्नल मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ वहां परेशानी है, या हो सकता है कहीं एक और जहाज जा रहा हो, उसको कोई और जहाज दिखा तो उसको सिग्नल देगा कि मैं पास कर रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ड्राइव करो। मतलब किसी भी अदर कंडीशंस में सामने वाले को एक तरह से सिग्नल करना है मुझे। क्लियर नाउ, अब यहाँ से जो है फॉस्फीन आ गया, मैंने पहले ही बता रहा है कि ये जब फॉस्फीन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, लास्ट के 2 पॉइंट वहीं पे बोला था, याद रखिएगा, होम सिग्नल में काम आएगा। ये एयर में स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है, प्योर फॉस्फीन नहीं। जब उसमें इंप्यूरिटी रहती है PH4 या P4 के वेपर्स की, तो स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है और वॉर्टेक्स रिंग फॉर्म हो जाते हैं, एक धुएं का छल्ला की तरह। वॉर्टेक्स रिंग का मतलब एक भंवर की तरह, पानी में जो भंवर बनता है एक धुएं के छल्ले की तरह वो रिंग फॉर्म हो जाता है। और किसका, व्हाइट स्मोक किसका, P4O10 मोनोमर है, डाइमर इसका क्या होगा, सॉरी P4O5 मोनोमर है, इसका डाइमर P4O10 होगा और उसी के जलने से ये धुआं निकलता है और ये भंवर की तरह वॉर्टेक्स रिंग राउंड राउंड एक छल्ले की तरह रिंग बनेगा और अगल बगल के लोगों को इससे इसका सिग्नल मिल जाएगा। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वन, द मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस, कि इस दोनों को जब छील के पानी में डाला तो इनके हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शंस, क्योंकि इसी रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। एक हमें धुआं देगा P4O10 यानी P2O5 के डाइमर का, और दूसरा हमें एसिटिलीन बर्न करेगा, दोनों गैसेस मीडियम में है, ब्लास्ट करे आराम से, अगल बगल वाले लोगों को आतिशबाजी होगी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वी नीड सम हेल्प, और या जो भी सिग्नल वो देना चाहे। सो विल मूव इट एंड विल गो फॉर द स्मोक स्क्रीन। सो आफ्टर द होम सिग्नल नाउ वी आर गोइंग फॉर द स्मोक स्क्रीन। होम सिग्नल के अंदर ही हमने 2 इक्वेशन पढ़े थे, एक फॉस्फाइड का एक कार्बाइड का। ये फॉस्फाइड वाला सिर्फ है, मैंने क्या बोला, वहां आतिशबाजी हो रही थी, एक तरफ से फ्लेमेबल था, सिंगल हैशटैग डबल हैशटैग 2 चीजें थी, आतिशबाजी थी, लाइट भी था और साउंड भी था। स्मोक स्क्रीन स्पेशली कहाँ पे यूज होता है, जब मास्किंग ऑफ मूवमेंट करना हो। जनरली आपने मूवीज में देखा होगा, कारगिल, LOC, जितने भी मूवीज हैं, तो जब हमारे एनिमीज हैं उनसे छिप के हमें कोई मूवमेंट करना हो और वो अगर हमसे ऊपर है तो हमें देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक इमेजनरी स्मोक स्क्रीन धुएं का पूरा लेयर कर देते हैं ताकि नीचे से हमारा मूवमेंट हो जाए और उनको कुछ ना दिखे। या GPS से भी बचने के लिए आजकल बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे करनी रहती है, किसी जंगल में कोई ऑपरेशन करना है तो पूरा धुआं स्मोक स्क्रीन कर दीजिए। आजकल जनरली आपने देखा है कि पुलिस वाले भी कुछ, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो तो वहां पे ये धुएं वाला कैनन फेंक के उसके बाद अपना काम करते हैं ताकि मीडिया से भी बच सके और कवरेज में नहीं आए। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहता है, हमको सिमिलर जो अभी हमने पढ़ा था होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में 2 कंपोनेंट थे, एक कार्बाइड एक फॉस्फाइड। ये फॉस्फाइड वाला है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वहां भी ढक्कन खोल के पानी में डालना था, वही है एक रिएक्शन। आउट ऑफ वहां 2 रिएक्शन थे, एक ये है, पानी में डालेंगे H+OH- कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन बनेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। जो फॉस्फीन बनेगा उसके बारे में मैंने बोला कि जनरली इनफ्लेमेबल होता है, बट उसमें जो इंप्यूरिटीज रहती है उसके कारण वो स्पॉन्टेनियसली बर्न होता है। उसी के नेचर, स्पॉन्टेनियस कंबशन नेचर के कारण वो होम स्क्रीन में, होम सिग्नल में यूज किया जाता था। यहाँ पे जो बर्न करेगा फिर वही क्लाउड ऑफ P2O5 आएगा, मोनोमर है किसका, P4O10 का, व्हाइट डेंस फ्यूम्स देता है, क्लाउड होगा, उस क्लाउड से मूवमेंट, किसी भी चीज के मूवमेंट की मास्किंग हो जाएगी और किसी को पता नहीं चलेगा। तो आउट ऑफ 2 इक्वेशन फ्रॉम द होम सिग्नल, ये फॉस्फाइड वाला है, कार्बाइड को छोड़ देंगे, सिर्फ फॉस्फाइड, हाइड्रोलाइसिस H+OH-, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन। कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यही फॉस्फीन प्योर में नहीं जलता है, इम्प्योर में जलता है, इम्प्यूरिटी के कारण, मैंने बता दिया आपको। और जब जलेगा तो उसका मोनोमर P4O5 होता है और इसी का डाइमर P4O10। P4O10 कैसा होता है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स, वही है। अगला, हाउ कैन वी से दैट PH3 इज बेसिक इन नेचर। मैंने बता रखा आपको, बट ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो क्या करेंगे, PH3 अगर बेसिक है तो मैं चेक कर लूंगा किसी एसिड के साथ इसको रिएक्शन करा के। अगर एसिड के साथ रिएक्शन करके मुझे सॉल्ट दे दिया, इसका मतलब अगर ये एसिड है और इसने सॉल्ट दे दिया तो इसे क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये बेस है। तो प्रूफ हो गया कि PH3 क्या है, बेसिक नेचर है। या
और काम कर सकते हैं। PH3 के ऊपर लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर थोड़ा ही बहुत देता है, ज्यादा तो देता नहीं है, अगर लोन पेयर दे रहा है तो ये कैसा बेस हो जाएगा, लीविस बेस। क्लियर। आपका होम सिग्नल और स्मोक स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूजेज में भी इसी को हम यूज करेंगे। मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा लिया, पर यूजेज में भी इसको नोट डाउन करेंगे। सो इसको रब करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो फाइनली वी आर मूविंग फॉर आवर लास्ट सेट्स ऑफ क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल इन PH4+ इज हायर देन एन ऑफ फॉस्फीन, क्यों? तो एक एक करके पहले देख लेंगे। फॉस्फीन का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा और एक इसके ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर। PH4 का कैसा रहेगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ये पढ़ा हुआ है कब, जब हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे। जाके आप उस लेक्चर को देखिएगा, हाइड्राइड्स करके लेक्चर है। NH3, PH3, अर्सिन, एस्टिबीन। यहाँ पे एंगल नियर अबाउट हमारा 107 आया था, यहाँ पे नियर अबाउट 94 डिग्री आया था, यहाँ 93, 92 और नीचे जाएगा तो 91 अप्रॉक्स में। रीजन क्या दिया था हमने पहले VSPR थ्योरी से देख लिया था कि डिक्रीजिंग है, पर एक ड्रास्टिक डिक्रीज के रीजन के लिए हमने यहाँ पे ड्रैगोज को लगाया था। तो यहाँ ड्रैगोज एप्लीकेबल नहीं हुआ था क्योंकि इसके नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 2.5 थी, और ड्रैगोज एप्लीकेबल नहीं हुआ था तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, और sp3 होने के कारण नियर अबाउट 109.5 डिग्री रहना चाहिए। और सिंस ये लोन पेयर है तो VSPR थ्योरी से थोड़ा सा रिपल्सन दे रहा था, तो नियर अबाउट 107 इसका आ जाना चाहिए। नियर अबाउट कितना आ जाना चाहिए, 107। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इसका 107 आना चाहिए था, बट कब, जब ये नाइट्रोजन की बात होती तब। बट यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, फॉस्फीन की। तो फॉस्फीन का कितना रहता है, 94। चेक कीजिए, मैंने लिखने में गलती कर दी है, नाइट्रोजन NH3 दिमाग में चल रहा है क्योंकि प्रीवियस टॉपिक सारे वही रहे हैं। तो 94 क्यों, क्योंकि फॉस्फीन यहाँ क्लियर है, हमने ड्रैगोज से देखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से देखा हुआ है और अभी भी बता दूंगा। यहाँ पे स्टेरिक नंबर तो 4 ही था, क्यों, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, सो 1 + 3 स्टेरिक नंबर 4 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। बट लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी और इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। अब फिर थोड़ा और समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए स्टेरिक नंबर फिर से 4, 1 2 3 4, सो इसका तो sp3 होगा। टेट्राहेड्रल दिख भी रहा है मुझे। जब लोन पेयर आता है तब ज्योमेट्री और शेप में कुछ प्रॉब्लम आएगी, मतलब चेंजेस आएगी। जब लोन पेयर है ही नहीं तो दोनों सेम होंगे। यहाँ पे पिरामिडल हो गया, एंगल 94 हो गया। यहाँ पे पिरामिडल नहीं है तो टेट्राहेड्रल का एंगल कितनी होती है, 109.5 होती है, वही रहेगा 109.5। अब ऐसा क्यों हो गया, तो अगर मैं इसको सबसे सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा, जो कि बोलता है कि जो रिपल्सन लोन पेयर और लोन पेयर में होता है वो एक्सटेंट मैक्सिमम होता है, वेयरएज इन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वो मॉडरेट एक्सटेंट का होता है, एंड वेयरएज इन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इट इज काइंड ऑफ मिनिमम और काइंड ऑफ नेग्लिजिबल। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा लग रहा है, देखिए विच केस, फर्स्ट केस और सेकेंड केस और थर्ड केस। सो फर्स्ट केस, सॉरी नॉट फर्स्ट केस, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सेकेंड इज एप्लीकेबल। सो मॉडरेट रिपल्सन लग रहा है, मॉडरेट रिपल्सन लग रहा है। वी आर नॉट कंसिडरिंग बॉन्ड पेयर बिकॉज ये मिनिमम है। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो फर्स्ट वन नहीं लग रहा, सेकेंड में भी लोन पेयर चाहिए, नहीं लग रहा, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, थर्ड कंडीशन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इसमें सेकंड कंडीशन लगा तो मॉडरेट रिपल्सन था, इसमें थर्ड कंडीशन लगा बॉन्ड पेयर तो ऑलमोस्ट मिनिमम या नेग्लिजिबल रिपल्सन। तो इसमें कोई भी रिपल्सन नहीं है, इसलिए अपने एक्चुअल एंगल 109 पर टिका हुआ है। इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण जो रिपल्सन हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट रिपल्सन, ये हाइड्रोजन के जो दोनों बॉन्ड है क्लोजर आ रहे हैं, इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को कम करने के लिए ये दूर, मतलब उससे दूर भाग रहे हैं और खुद में पास आ रहे हैं, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 से गिर के कहां पे आ जा रहा है, 94 पे आ जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह गया कि इसके पास लोन पेयर है जिसने उसको रिपेल किया, इसके पास नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद द conc NaOH सॉल्यूशन इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये कहां पे पढ़ाया हुआ है, फिर से आज भी पढ़ाया हुआ है। व्हाइट फास्फोरस को जब भी लेते हैं हम लोग, कहां पे, बेसिक मीडियम में, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस NaOH में,
और कंडीशन इस बार उसने क्या डाल दिया कि कंडीशन ले रहे हैं कि इनर्ट एटमॉस्फेयर होना चाहिए CO2 का। तो हमें हीटिंग तो करनी है, क्योंकि यहाँ देखा देखिए क्या फास्फोरस इज हीटेड, हीटिंग तो करनी है, लेकिन कहाँ पे करनी है? इनर्ट एटमॉस्फेयर पे। और इनर्ट एटमॉस्फेयर किस चीज का ले रहे हैं? CO2 का। अब आई थिंक आपको रिएक्शन याद आ गया होगा कि यह कौन सा रिएक्शन है। याद आ गया? देखिए व्हाइट फास्फोरस बेस बैलेंस कर दीजिए 3 3 3। ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है, अगर आपको याद हो तो, आज भी हमने किया हुआ है। ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन अगर आपको याद आ गया हो तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से समझिए क्यों ऐसा है, फिर से बता रहा हूं। यहाँ 0, यहाँ पे +3, सो -3, -4 +2 -2 +1 -1 इन ऑर्डर टू बैलेंस +1। एक बार देख लीजिए, -4 है, प्लस में 2 और 1 3 है, सो -4 +3 -1 इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज +1। सो 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -3 रिडक्शन। सो फॉस्फोरस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। सो यही डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन बस बदल बदल के आने का फॉर्म में है। सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हैं। अगेन वंस अगेन आई रिपीट इन लास्ट, बॉन्ड एंगल pH4 और pH3 में क्यों डिफर कर रहा है? क्योंकि pH3 के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के पॉइंट नंबर 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच रिपेल कर रहा है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट रिपल्सन इससे फास्फोरस से दूर जा रहे हैं और हाइड्रोजन के बॉन्ड कमिंग क्लोजर। सो 109 के जगह वो 94 पे आ जा रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर है और इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण ज्योमेट्री तो वही रहेगी, पर लोन पेयर के कारण इसका शेप बदल के पिरामिडल हो जा रहा है। यहाँ लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम और काइंड ऑफ नेग्लिजिबल, कोई रिपल्सन नहीं है, अपना 109 ही है। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, उसका कम। That we have done in using the VSPR also, using the Dragos also. You can see in the hydrides, it's given in the details, hydrides lecture. What happens when white phosphorus is heated with the concave solution in inert atmosphere? ये वही रिएक्शन है जो व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस को बाइफरकेट करता था। अगर NaOH सॉल्यूशन में अगर व्हाइट है और रिएक्शन हो गया डिस्प्रोपोर्शनल का तो व्हाइट, नहीं हुआ तो रेड, वही रिएक्शन है। P4 व्हाइट का, NaOH वाटर हीटिंग इन द इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड pH3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और क्या हो रहा था? फास्फोरस 0 से -3 रिडक्शन, फास्फोरस 0 से +1 ऑक्सीडेशन, undergoing oxidation and reduction similar element, it is a disproportional reactions. So with this we have finished the today's lecture. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Until then take care, bye bye.